क्या आप अपने प्यार के लिए जान दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्या आप अपने प्यार के लिए ओयो बुक कर सकते हो? अच्छा, कर सकते हो। और बड़े याश आदमी हो यार। चलो मजाक से, बट आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग है, सस्पेंस से भरी हो, भिन्ना जाओगे कहानी सुनने के बाद। और इस कहानी को लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। कहानी का नाम है टेल्स ऑफ टू सिटीज़। लंदन और पेरिस, इन दोनों सिटीज़ के बीच में ये कहानी इर्द गिर्द घूमती रहती है और एक हिस्टोरिकल फिक्शन है, हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई कहानी है। तो थोड़ा सा आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बता दूंगा, ओवरव्यू कर दूंगा कहानी के अंदर। एंड ये कहानी कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैं इसको इजी बनाने के लिए इसको मैं 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा, जिससे कहानी को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, वरना कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए जी शुरू करते हैं। कहानी शुरुआत करने के पहले आपको मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कुछ मोटी मोटी बातों के अवगत करवाना चाहता हूँ कि फ्रांस के अंदर जो एरिस्टोक्रेट लोग थे, जो कि अमीर रईस लोग थे, वो गरीब लोगों के ऊपर, मतलब किसान, मजदूर, पीजेंट्स, उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगा के और बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पाप का घड़ा भर गया, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ यानी उनकी सबकी सटक गई। तो उन लोगों ने 1789 में फ्रांस रिवॉल्यूशन को छेड़ दिया, बेस्टिल के किले को गिरा दिया। जो बेस्टिल का जो किला है वहाँ पे इन लोगों को, मतलब जो गरीब लोग थे उन लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, उनको वहाँ पे कैद करके रखा जाता था। तो इट्स लाइक अवर काला पानी, ठीक है, तो वैसा है समझ लो। तो बेस्टिल के किले को गिरा दिया और फिर लॉइस 16 की फाइल निपटा दी, सबकी फाइल निपटाई, जितने भी अभी थे सबकी फाइल निपटाई। और फिर धीरे धीरे फिर जो हुआ सब हुआ। एंड नेपोलियन बोनापार्टे फिर अपने पावर में भैया आ गए एंड देन फिर चलता रहा। ये जो पूरा इतिहास था जो हुआ था 1789 में। पर ये कहानी की शुरुआत होती है 1775 में। जार्विस लॉरी अपने दोस्त की बेटी लूसी मैनेट को मिलने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में उनको एक खत मिलता है। खत पे लिखा होता है रिकॉल टू लाइफ, ये कोड वर्ड है। और जार्विस लॉरी समझ जाता है इस कोड वर्ड को देख के, फटाफट से लूसी मैनेट को जाके बताता है, क्या तुमको लगता था कि तुम्हारे पापा की फाइल निपट गई है, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की फाइल निपट गई है, बट ऐसा है नहीं। वो फ्रांस में है, जिंदा है और उनको 18 साल से बेस्टिल के किले के अंदर कैद करके रखा था। अब क्यों कैद करके रखा था आपको आगे पता चलेगा, बट बेस्टिल का किला अपना फ्रांस का काला पानी, वहाँ पे कैद करके रखा था। और तुम्हारे पप्पा के नौकर डिफार्ज ने बचाया है उनको, मतलब जैसे उनको पता चला होगा, डिफार्ज बड़ा ही वफादार नौकर है, डिफार्ज ने तुम्हारे पप्पा को बचाया है। और तुम्हारे और डिफार्ज के वाइन शॉप के जो ऊपर एक कमरा है वहाँ पे तुम्हारे पप्पा जिंदा है और वहीं पे है। तो ये सुन के लूसी बहुत ज़्यादा खुश जाती है और फटाफट जार्विस को बोलती है कि भाई तुम कुछ भी करो, ट्रेन में टिकट जो भी बुक करो, फटाफट अपन चलते हैं पेरिस में। तो जार्विस लॉरी और लूसी मैनेट दोनों पेरिस पहुंचते अपने पप्पा को देखते हैं, मतलब अपने पप्पा क्या, लूसी मैनेट के पप्पा को देखते हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट उनका नाम होता है। तो वो जो डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट है, मतलब पहचान में ही नहीं आ रहा है उनको, कोई बड़ा भूल गए, मतलब लूसी कौन है, जार्विस लॉरी कौन, कुछ याद नहीं आ रही। वो वेरी मच मेंटली अनस्टेबल। खैर 18 साल से अगर एक इंसान अगर जेल के अंदर होगा तो ऑफकोर्स मेंटली अनस्टेबल हो जाएगा। और वहाँ पे एक पते की बात ऐसी है कि वो जूते बना रहे हैं, मतलब वो जूते बनाने, मतलब कॉन्स्टेंटली ही इज मेकिंग शूज़, ठीक है, कुछ भी कर रहे जूते बना रहे। तो बट स्लोली एंड ग्रेजुअली लूसी मैंने ट्राई करती रहती है और धीरे धीरे उनको याद आ जाता है। अब याद आने का एक मुख्य कारण ऐसा है कि जो लूसी मैनेट के जो बाल है वो गोल्डन है और डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की जो पत्नी थी उसके बाल भी गोल्डन थे, जीन्स, ठीक है, तो गोल्डन थे। तो वो थोड़ा थोड़ा उनको याद आता है और एक मुख्य कारण ये होता है याद आने का। तो जैसे ही डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट ठीक हो जाते हैं तो जार्विस लॉरी, अलेक्जेंडर मैनेट और लूसी मैनेट ये तीनों लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। 18 साल के बाद अपने पप्पा से एक बेटी मिली, ठीक है। और अभी नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो कहानी का थोड़ा सा और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होने वाला है। आई होप्स आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो पार्ट 2 1780s में इसकी शुरुआत होती है एक कोर्ट के मुकदमे के साथ। कोर्ट का मुकदमा चल रहा होता है चार्ल्स डार्ने के खिलाफ। चार्ल्स डार्ने के ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया होता है और वो होता फ्रांस से है। अब इस कोर्ट के अंदर डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट और लूसी मैनेट भी मौजूद है, बिकॉज ये लोग जब पेरिस से लंदन की तरफ जा रहे थे तब इसकी मुलाकात हुई थी। और जो चार्ल्स डार्ने का जो वकील है उसका नाम है स्ट्राइवर और स्ट्राइवर का दोस्त है सिडनी कार्टन। ये लोग कुछ ना कुछ तिगड़म लगा के कोर्ट के केस को जीत जाते हैं। और सबसे मेन जो रीज़न होता है केस जीतने का वो होता है सिडनी कार्टन। सिडनी कार्टन एकदम मतलब हम शक्ल होता है चार्ल्स डार्ने का, मतलब दोनों एक जैसे दिखते हैं।
तो कुछ प्रूफ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लोग केस जीत जाते हैं। अभी सब ये केस वेस का सब झमेला होने के बाद चार्ल्स डार्ने अपने फैमिली से रिश्ता तोड़ने के लिए फ्रांस के लिए रवाना होता है। क्यों रिश्ता तोड़ना चाहता है? बिकॉज उसकी फैमिली फ्रांस में बहुत रईस है, एवरमेंट्स फैमिली है, और वो लोग गरीबों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। और इस समय फ्रांस के अंदर 1780s में, आज से 9 साल के बाद रिवॉल्यूशन होने वाला है, तो अभी जो 1780s का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो उसके जो अंकल होते हैं मार्कुस एवरमॉन्ट, चार्ल्स डार्ने के जो अंकल होते हैं मार्कुस एवरमॉन्ट, वो ऐसे ही अपने हवेली की तरफ रथ में जा रहे होते हैं बग्गी में, और वहाँ पे एक गरीब बच्चे को रोंद देते हैं, और बड़े ही घमंड में आके जो उसके पिताजी को ऐसे पैसे फेंक के दिखाते कि ले। उसके बाद वो अपने घर पे पहुँचते हैं और चार्ल्स डार्ने से मिलते हैं। चार्ल्स डार्ने के बाद में जो रिश्ता विश्ता सब खत्म करके चार्ल्स डार्ने तो फिर वो वहाँ पे लंदन के लिए रवाना हो जाता है। बट उस रात मार्कुस एवरमॉन्ट का मर्डर हो जाता है। कौन करता है मर्डर? वही बाप जिसके बच्चे को इसने एक्सीडेंटली मार दिया होता है। फिर अब आते हैं अपन लंदन के अंदर। लंदन में अब सीन ऐसा है कि स्ट्राइवर, चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टर, ये तीनों के तीनों लूसी मैनेट के ऊपर लट्टू हुए पड़े, मतलब तीनों के तीनों दीवाने हैं। और उसमें एक स्ट्राइवर ट्राई करता है प्रपोज करने की, बट वहाँ से जार्विस लॉरी का पंजा पड़ता है, बोलते बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारा वकीलात देखो, तुम मत करो प्रपोज। सिडनी कार्टन बहुत ज़्यादा प्यार करता है लूसी मैनेट से, और सिडनी कार्टन का एक बता दूं कि एक तो हमशक्ल है, दूसरा पियक्कड़ है, और तीसरा भाई ने बहुत बड़े बड़े कांड कर चुका होता है अपने पास के अंदर। खैर दिल का बहुत अच्छा होता है बट बहुत कांड किए होते हैं, और जिसकी वजह से लूसी मना कर देती है। एंड इन द एंड ऑफ द डे चार्ल्स डार्ने की शादी लूसी के साथ हो जाती है। अब बात आती है कि डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनन को बड़ा मतलब ऑफकोर्स पूछेंगे तो खैर इंडिया में तो यार शादी के पहले लड़के की कुंडली लड़की कुंडली देख लेते हैं। यहाँ पे लड़के ने शादी कर ली पर लड़के के खानदान के बारे में पता नहीं है, कुछ पता नहीं है, ले पूछू तो खरी। तो उसके बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनन पूछते हैं कि भाई बता तो खरी तू है कौन, तेरा फ्रांस में क्या ताल्लुकात है, तेरा असली नाम क्या है, तू क्या करता है, ये सब बता। तो जैसे ही चार्ल्स डार्ने बताता है कि मैं फ्रांस में एक बहुत रईस फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरा पूरा नाम है चार्ल्स एवरमॉन्ट, भाई ये सुनने के बाद डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट के तोते लाल हो जाते हैं और वापस से वो सदमे में चले जाते हैं। अब यहाँ पे 18 साल से जेल में थे, वापस सदमे में जाना, मतलब कुछ ना कुछ लिंक है, आगे आपको पता चलेगा पार्ट 3 के अंदर, बट कुछ ना कुछ लिंक है। अब वापस सदमे में चले जाते हैं और जूता बनाना स्टार्ट करते हैं। इस बीच चार्ल्स डार्ने और लूसी हनीमून के लिए निकल जाते हैं। उनको पता नहीं होता है कि डॉक्टर मैनेट सदमे में वापस चले गए, बट इसमें जार्विस लॉरी उनके बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करता है और उनका जो जूते बनाने का जो पूरा बॉक्स होता है, पूरा मशीन सब तोड़ के फेंक देते हैं। बट ये सदमा ज़्यादा देर तक रहता नहीं है और वापस ठीक हो जाता है वो, और वो लोग हनीमून से वापस आने तक वो ठीक हो जाता है। अब यहाँ पे लूसी मैनेट और चार्ल्स डार्ने की एक बेटी का भी जन्म होता है। पार्ट 2 खत्म। अब ये कहानी का पूरा बेस बैठा, मतलब सब कौन, चार्ल्स डार्ने, सिडनी कार्टन, लूसी, डेफार्ज, जितने भी लोग हैं इन सब का केस बैठा है। अब जो आगे की जो कहानी घटने वाली है वो कंक्लूजन है, मतलब इतनी, अब ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्ट 3 के अंदर रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा, 1789 में हम चलते हैं। सो कहानी का पार्ट 3 कंक्लूजन 1789, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन अपने उफान पे था, अपने जोशो गर्मी पे था, लोग मतलब भड़के हुए थे और लोगों को भड़काने के पीछे डिफार्ज फैमिली का बहुत बड़ा हाथ था। ये डिफार्ज आपको पता है कौन है? ये वही डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट के नौकर, मतलब डिफार्ज और मैडम डिफार्ज उसकी पत्नी, ये दोनों का बहुत बड़ा हाथ था। और इन लोगों ने, मतलब इनकी पूरी गैंग ने, रिवॉल्यूशनरीज ने बेसिकली किले को गिरा दिया और पूरा का पूरा तहस महस कर दिया, वहाँ के लोगों को छुड़ा दिया। और डिफार्ज जो थे उन लोगों को डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, जहाँ पे उनको 18 साल के लिए बंद करके रखा था, वहाँ के उसके कमरे में वो लोग जाते हैं और वहाँ पे ऊपर एक चिमनी में उनको एक लेटर मिलता है। ये लेटर लिखा होता है डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट ने अपने 18 साल की कैद के दौरान पे लेटर लिखा होता है। अब लेटर में क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, ठीक है। अब ये सब कुछ चल रहा होता है, मतलब भाई पब्लिक फुल जोश में होती है, पब्लिक मतलब पगला गई होती है, मतलब जो अमीर दिखे उसको सूत रही होती है, जो अमीर दिखे उसको मार रही होती है। मतलब तू अमीर है चल काटो इसको, तू अमीर है काटो इसको, तू गरीब है ठीक है चल हमारे गैंग में आ जा, ऐसे चल रहा होता है। तो उसमें एवरमॉन्ट जो कि चार्ल्स डार्ने की फैमिली होती है, वो भी खैर फ्रांस के अंदर रईस होते हैं, तो उनका भी नंबर लगता है, उनके भी गले कटते हैं। और उनको उनका जो एक सर्वेंट होता है, मतलब एवरमॉन्ट फैमिली का एक सर्वेंट होता है ग्लेबेल नाम का, उसको भी दबोच लेते, उसको जेल में डाल देते, उसको मारते नहीं, उसको जेल में डाल देते हैं।
क्यों? क्योंकि लोग मतलब जो गरीब, जो पीजेंट और जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं वो बोलते हैं कि तुमने एवरमॉन्ट फैमिली का बहुत ज़्यादा साथ दिया है, तुमने उनके लिए काम किया है, तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। तो ग्लेबल की फटती और ग्लेबल मदद मांगने के लिए एवरमॉन्ट्स के नाम से चार्ल्स डार्ने, जो कि अभी इंग्लैंड में है, लंदन में है, उसको लेटर लिखता है कि भाई तेरे पिताजी और तेरे फैमिली में जो कांड वांड किए उसकी वजह से मेरे को भी जेल में डाल, तो मेरे को बचाने आ, मेरी क्या गलती है, तू मेरे को बचाने के लिए आ। अब खैर चार्ल्स डार्ने बड़ा ही दरियादिली किस्म का इंसान है, बड़ा ही दयालु है, तो उसको होशियारी मारने के लिए वो मतलब खैर उसने अपनी फैमिली से नाता तोड़ दिया है। चार्ल्स डार्ने ने एवरमॉन्ट फैमिली के साथ नाता तोड़ दिया है। स्टिल उसको दया आती है कि ग्लेबल मतलब एक निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, तो फिर वो निकल पड़ता है बिना किसी को बताए, मतलब ना अलेक्जेंडर मैनेट को बताता है, ना अपनी पत्नी को बताता है, अपनी बेटी को बताता है, किसी को बताता ही नहीं है। होशियारी मारने के लिए पेरिस के लिए निकल पड़ता है। अब जैसे ही पेरिस पे आता है भाई पब्लिक दबोच लेती है। क्यों? क्योंकि तू एवरमॉन्ट फैमिली, पब्लिक तो जानती है ना कि एवरमॉन्ट फैमिली से बिलोंग करता है। पब्लिक दबोच के इसको जेल में डाल देती है। मतलब बेचारा, मतलब क्या ही किस्मत है। ग्लेबल तो फंसा का फंसा रह गया, ये भी जेल में चला गया। तो ऐसे ही जार्विस लॉरी खैर टॉल्किन्स बैंक में कर्मचारी होता है, काम करने के लिए पेरिस में आया होता है, तो उसको बदल देंगे, मतलब मेरे दोस्त के दामाद को जेल में डाल दिया इसने। तो वो वापस इंग्लैंड जाता है और अपने सबको बताता है कि तुम्हारे जो दामाद जी है चार्ल्स डार्ने, उनको तो भाई जेल में डाल दिया है और क्या कर सकते हैं। तो ये लूसी और डॉक्टर मैनेट बड़े टेंशन में आते हैं और वो दोनों और जार्विस लॉरी ये तीनों के तीनों निकल पड़ते हैं उसको बचाने के लिए। अब डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट जैसे ही पेरिस में आते हैं भाई साहब बाहुबली जैसा उनका सेलिब्रेट, मतलब उनका स्वागत होता है बाहुबली जैसा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हीरो है वो, उन्होंने 18 साल के लिए जेल में वहाँ पे कैद थे, तो उनका बहुत अच्छा स्वागत होता है। बट खैर तुम भले कितने भी हीरो हो, तुम्हारा दामाद जेल में है, कुछ नहीं कर सकते, वो छुड़ा ही नहीं पाते। 1 साल तक स्ट्रगल करते रहते और इस 1 साल के स्ट्रगल के बीच में लूसी रोज़ चार्ल्स डार्ने के मतलब जेल के बालकनी के बाहर खड़ी रहती है और उनको से हाथ दिखाती। आई एम जस्ट इमेजिनिंग दिस थिंग कि मतलब वो लूसी कैसे मतलब हाथ दिखाते हो कि हाय चार्ल्स बेचारा हथकड़ियों में इधर से आंसू आ रहे हैं नाक से, हर जगह से खून निकल रहा है, हाय लूसी, लाइक दैट वाज लाइक बड़ा ही क्रिंज और बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो रहता होगा। मतलब खैर मजाक सपाट, बट ऐसा होता था। एंड देन 1 साल के बाद, पूरे 1 साल का स्ट्रगल करने के बाद फाइनली चार्ल्स डार्ने को फ्री करवा लेता है, मतलब डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट चार्ल्स डार्ने को फ्री करवा लेता है। बट जिस दिन भाई फ्री होता है उसी दिन रात को वापस दबोच लिया जाता है। देखता है, पता लगा, वापस रात को दबोच लिया जाता है और वापस को जेल में डालता है। अब जेल में मुकदमा होता है चार्ल्स डार्ने के खिलाफ। अब डिफार्ज जो है, डिफार्ज और मैडम डिफार्ज मतलब जो दोनों है, उनको एक पता एक लेटर मिला था चिमनी से, तो वो मैडम डिफार्ज कोर्ट में लेटर लेके आती है और लेटर दिखा के बताती है। अब लेटर में क्या लिखा है, अब थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि लेटर मिलना, डिफार्ज फैमिली, चार्ल्स एवरमॉन्ड और 18 साल की कैद फॉर डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, और अलेक्जेंडर मैनेट का सदमे में जाना जब उसको पता लगता है कि ये एवरमॉन्ड फैमिली से सब कड़ियाँ जुड़ने वाली है। उस लेटर में लिखा होता है कि जो एवरमॉन्ड है, मतलब एवरमॉन्ड्स ब्रदर्स, जो मतलब चार्ल्स डार्ने के पापा और उसके अंकल, इन दोनों ने एक गरीब पीसेंट बेटी मतलब लड़की का रेप किया होता है और उसको मारते हैं, उसके फैमिली को मारते हैं, मतलब पूरी फैमिली को ख़त्म करते हैं, बस खाली एक लड़की मतलब छोटी सी बच्ची जिंदा रह जाती है। और ये बात डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को पता लग जाती है, तो ये पब्लिकली ये डिस्क्लोज ना हो जाए इसलिए क्या करते हैं दोनों एवरमॉन्ड, दोनों भाई उसको जेल में डाल देते हैं। अब ये बात पता होती है एवरमॉन्ड्स की। अब खैर ये सब चीज़ें हो रही होती है, वो लेटर दिखाती है, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को बड़ा बुरा लगता है कि भाई मैंने तो लेटर लिख दिया, मैंने लेटर लिखा था एवरमॉन्ड भाई के लिए, अब तूने तो कुछ नहीं किया, फिर भी तेरे को मेरी वजह से सजा मिल रही है, अब क्या कर सकते हैं। और डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट कुछ नहीं कर सकते, हेल्पलेस होता है। डिफार्ज फैमिली वहाँ पे लेटर दिखा देती है, लूसी भी रो रही होती है, मतलब बड़ा ही अजीब सा टाइम होता है। और चार्ल्स डार्ने ने बोला यार मैं ये हूँ जो मैं यहाँ पे आया, ठीक है, फैमिली शो में बता नहीं सकता पर आप समझ गए, ठीक है। फिर उसको डेथ सेंटेंस मिलता है। खत्म कहानी? नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई अभी भी। मतलब अब सोचो, चार्ल्स डार्ने को तो डेथ सेंटेंस मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है चार्ल्स डार्ने बचेगा कि जाएगा, फाइल निपटेगी? अब भैया यहाँ पे एंट्री होती है, अब कहानी का असली मजा आएगा। अब यहाँ पे एंट्री होती है सिडनी कार्टन की, अपना हमशक्ल
हमशक्ल भाई उसकी एंट्री होती है। अब भाई लूसी को बहुत प्यार करता है, लूसी के लिए कसमे वादे खा चुका है कि यार तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बट खैर बचाएगा कैसे और क्यों बचाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ट्राई करता है बचाने का। ये क्या करता है जो डिफार्ज फैमिली, अब सो एक क्वेश्चन आता है क्या है डिफार्ज मतलब अपने ही मतलब जो मालिक, डिफार्ज का जो मालिक होता है वो कौन होता है, अलेक्जेंडर मैनेट, और अलेक्जेंडर मैनेट का दामाद उसके खिलाफ ये लोग क्यों ऐसा बगावत कर रहा है। तो ये क्या करता है सिडनी कार्टन एक दिन के वाइन शॉप में घुस जाता है चुपके से, और उसको वहाँ पे मैडम डिफार्ज का प्लान पता चलता है कि मैडम डिफार्ज वो वही लड़की, छोटी लड़की होती है जिसकी फैमिली को एवरमोंट ब्रदर ने ख़त्म कर दिया होता है, एंड नाउ शी वांट्स द रिवेंज कि एवरमोंट की जितनी भी फैमिली है सबको ख़त्म कर दो। मतलब चार्ल्स डार्ने तो भाई डेथ सेंटेंस में जाएगा, लूसी और लूसी की बेटी इन दोनों को मैडम डिफार्ज मार देना चाहती है। अब भाई सिडनी कार्टन तो खैर आशिक दीवाना, मैं बोला ऐसे कैसे लूसी को तू हाथ लगाएगी, अब तू नहीं बचेगी। तो फिर क्या होता है कि अब ये प्लान बनाता है कि अब चार्ल्स डार्ने को कुछ भी करके बचाना है, और चार्ल्स डार्ने, लूसी मैनेट, अलेक्जेंडर इन सब को इंग्लैंड रवाना करवा देना है। तो ये लॉरी को बोलता है लॉरी भाई तू गाड़ी निकाल, लारी निकाल, कुछ भी निकाल, अपने को चार्ल्स डार्ने को बचाने का है। इस बीच क्या होता है कि जो मैडम डिफार्ज होती है वो लूसी को मारने के लिए जा रही होती है। उस बीच में उसकी एक लूसी की जो सर्वेंट होती है रोज़, उसके साथ हाथापाई होती है, और हाथापाई में वो बंदूक निकालती है और बेचारी को गोली चलाना नहीं आता तो वो खुद को ही गोली मार देती है। कौन, मैडम डिफाल्ट खुद को ही गोली मार देती है, और वहाँ पे उसकी फाइल निपट जाती है। अब सिडनी कार्टन क्या करता है, अपना चार्ल्स डार्ने को बचाने के लिए उसको कुछ नशीली दवाई दे देता है, उसको बेहोश करवा देता है और अपने आप को उससे रिप्लेस कर लेता है। वो हम शक्ल है, मतलब उसके जैसा ही दिखता है, मतलब जेल वाले भी बोले कि भाई ये तो अलग है, इसको कैसे जेल में गया, तो हम शक्ल का फ़ायदा उठा के वो उसको रिप्लेस करवा देता है। और ये सबको वो फैमिली, मतलब इन सब पूरी जो फैमिली है, लॉरी, डार्ने, फिर बाद में लूसी और बेटी और अपना डॉक्टर अलेक्जेंडर, इन सबको वो भिजवा देता है वापस इंग्लैंड में, और ये खुद डेथ सेंटेंस के लिए चढ़ जाता है। अब डेथ की बारी आती है। उस टाइम पे ना एक बहुत ही प्रचलन सज़ा थी जिसका नाम था गुलेटिन। आजकल खैर ये प्रथा प्रचलन में नहीं है, बट जो गुलेटिन उस टाइम पे, देखो इंग्लिश इतिहास से अपने को पता चलता है कि गुलेटिन की सज़ा उस टाइम पे होती थी। तो होता क्या था कि उस टाइम पे जो सज़ाएँ थी वो ऐसे सर को ऐसे डालते थे अंदर और ऐसे सर मतलब बाहर ही निकल जाता था। तो ये प्रकार की सज़ा थी उस टाइम पे, तो वो एक चल रही थी। अब डेथ का टाइम आया, सिडनी कार्टन का सर अंदर डाला और सिडनी कार्टन मरते मरते बोला कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अब तक का सबसे बेस्ट काम है और मुझे कोई गम नहीं है। मतलब कितना मतलब ब्यूटीफुल है कि यार एक बंदा जो पियक्कड़ है, मतलब कांड कर चुका है, बट एक लड़की के लिए जान देने, मतलब एक लड़की की खुशी के लिए जान देने वाला वो लोग। उसको क्या था, जो चार्ल्स डार्ने मर जाता तो सिडनी कार्टन प्रपोज कर देता लूसी मैनेट को, बट नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। दैट इज़ अ मैन ऑफ डिग्निटी, दैट्स अ प्योर लव। तो वैलेंटाइन डे इसको बोलते हैं यार, मजाक से पार्ट। बट एक बात है भाई, किस्मत हो या किस्मत हो तो चार्ल्स डार्ने जैसी हो, वरना ना हो। भाई बंदा मौत को छू के टक्क से वापस आ सकता है, ठीक है। और चार्ल्स डार्ने की तो, और अपना सिडनी कार्टन को क्या ही कहने के, भाई प्यार करो तो सिडनी कार्टन जैसा करो, ये ओयो बुक करके कुछ नहीं होता। खैर मजाक से बड़ा, आपको हाई होप सबको स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए आपको कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन में आप लिख सकते हो। और दूसरा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। एक बुक रिव्यू को भी देखते जाइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।